बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। करंट अफेयर्स पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें वीकली और मंथली बेसिस पे पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रेगुलरली अपलोड होते हैं। ये चैनल आपकी एफपीएससी या किसी भी सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में आने वाले करंट अफेयर्स सेक्शन की तैयारी के लिए अहम किरदार अदा करेगा। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए भी ये चैनल बहुत अहम है। इसमें पाकिस्तान की अहम पोस्ट पे मौजूद शख्सियात के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ये चैनल विजिट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 22 मई 2023 को CSS MPT के बैच 1 के पेपर में आने वाले मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Sami was born after 2 years of his parents' marriage. His mother is 5 years younger than his father, but 12 years older than Sami, who is 10 years old now. What was age of father when he got married? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि समी अपने वालदैन की शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ। उसकी वालिदा उसके वालिद से 5 साल छोटी है, लेकिन 12 साल वो समी से बड़ी है। समी की मौजूदा उम्र 10 साल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसके वालिद की एज क्या थी जब उन्होंने शादी की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि समी जब पैदा हुआ उस वक्त उसके फादर की जो एज थी वो थी x ईयर्स, और सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक जो उसकी मदर की एज होगी वो होगी x माइनस 5, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी मदर जो है वो फादर से 5 साल छोटी हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ही मुताबिक जो मदर की एज है वो समी की एज से 12 साल ज़्यादा है। वो समी की एज से 12 साल ज़्यादा है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें हासिल होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू समी एज प्लस 12। तो यहाँ से हमें समी की एज हासिल होगी, समीज एज इज इक्वल टू x माइनस 5 माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 17। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक समी की जो प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स। तो हम यहाँ लिखते हैं 10 इज इक्वल टू x माइनस 17। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 17 इज इक्वल टू 27। तो ये है फादर की एज, फादर्स एज व्हेन समी वाज बोर्न। ये है 27 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा है कि फादर की एज शादी के वक्त क्या थी। तो समी चूंकि शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ था, तो शादी के वक्त जो फादर की एज थी वो थी समी के पैदा होते वक्त जो एज थी माइनस 2 ईयर्स। डियर स्टूडेंट, 25 ईयर्स की एज में समी के फादर की शादी हुई। 6 years ago, the ratio of ages of Ali and Babur was 6:5. 4 years from now, the ratio of their ages will be 11:10. What are their present ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 6 साल पहले अली और बाबर की एजेस की रेशो 6:5 थी, और 4 साल बाद उनकी एजेस की रेशो 11:10 होगी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा है कि बताइए अली और बाबर की प्रेजेंट एजेस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो अली की प्रेजेंट एज है ये है x, और इसी तरह बाबर की जो प्रेजेंट एज है
वो है y। अब 6 साल पहले जो अली की एज थी वो थी मौजूदा एज उसमें से 6 साल कम, रेशो जो बाबर की एज थी y उसमें से 6 साल कम। इन दोनों की जो रेशो है 6 साल पहले वो थी 6:5। हम इसको लिख सकते हैं x - 6 इज डिवाइडेड बाय y - 6 इज इक्वल टू 6 इज डिवाइडेड बाय 5। इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू वाई माइनस 6। फर्दर 5x minus 30 is equal to 6y minus 36। और हम इसको लिख सकते हैं 5x minus 6y is equal to minus 36 plus 30। तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल हुआ है वो है 5x minus 6y is equal to minus 6। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 4 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 4 साल बाद। अब 4 साल बाद उनकी एज की रेशो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है। तो अगर अली की मौजूदा एज x है तो 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x + 4। रेशो बाबर की एज अगर y है तो 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी y + 4 इज इक्वल टू, इनकी एज की जो रेशो थी वो थी 11:10। हम इसको लिख सकते हैं x + 4 इज डिवाइडेड बाय y + 4 इज इक्वल टू 11 इज डिवाइडेड बाय 10। और इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 10 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11 इंटू वाई + 4। हमें हासिल होगा 10x + 40 इज इक्वल टू 11y + 44। और इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 10x - 11y इज इक्वल टू 44 - 40। और हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 10x - 11y इज इक्वल टू 4। इसको हम देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हासिल होगा इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1। तो हमें हासिल होगा 10x - 11y इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 10x - 12y इज इक्वल टू -12। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे तो हमें हासिल होगा y इज इक्वल टू 16। अब इक्वेशन 1 के मुताबिक 5x - 6y इज इक्वल टू -6 था। यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे, हमें हासिल होगा 5x - 6 इंटू 16 इज इक्वल टू -6। 5x - 16 to 6 are 90 is equal to -6। सॉरी, 16 to 6 are 96। तो हमें हासिल होगा, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू -6 प्लस 96। तो यहाँ से हमें 5x की वैल्यू हासिल हो जाएगी 5x इज इक्वल टू 90। और x की वैल्यू हमें हासिल होगी 90 इज डिवाइडेड बाय 5 जो कि बनती है 18। तो डियर स्टूडेंट्स, x हमने सपोज किया था अलीज प्रेजेंट एज। तो अली की प्रेजेंट एज है 18 ईयर्स। और y हमने सपोज किया था बाबर्स प्रेजेंट एज। तो बाबर की जो प्रेजेंट एज है वो है 16 ईयर्स। A watchmaker had some watches. He sold 40% of his watches and still have 420 watches left. How many total watches did he have? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक घड़ी साज अपनी टोटल वॉचेस का 40% बेच देता है
लेकिन इसके बावजूद उसके पास 420 घड़ियां बच गई हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसके पास टोटल कितनी वॉचेस मौजूद थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर उसने 40% वॉचेस बेच दी हैं और 420 वॉचेस बच गई हैं बिकने से, तो ये जो 420 हैं ये 60% वॉचेस हैं। सो अगर 60% जो है वो 420 हो, तो 100% जो होगा वो होगा टोटल। ये हमें हासिल होगा 420 is divided by 60 is multiplied by 100. So 10 6 are 60, 10 10s are 100, 6 1s are 6 and 6 70s are 420. तो डियर स्टूडेंट, उसके पास जो टोटल वॉचेस थी वो थी 700. The thickness of one sheet of paper is 5 is multiplied by 10 power minus 3 millimeter. What is the thickness of book having 400 sheets? डियर स्टूडेंट्स, सिंपली आपने एक पेपर की जो थिकनेस है 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 400 से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज डिवाइडेड बाय 1000 इज मल्टीप्लाइड बाय 400। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 5 4s are 20 is divided by 10 मिलीमीटर। और डियर स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू हासिल होगी 2 मिलीमीटर। तो हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है और इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने 128 की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन दी गई है। अब देखिए 128 ये होता है 2 की पावर 7, इस सारे की पावर है 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब डियर स्टूडेंट्स, जब पावर की पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 बाय x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 बाय x इज इक्वल टू 1। दोनों साइडों में रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें हासिल होगा x बाय 7 इज इक्वल टू 1। अब यहां से x की वैल्यू हमें हासिल होगी x इज इक्वल टू 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 और x की वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी 7। डियर स्टूडेंट्स, हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि 22 मई 2023 को होने वाले CSS MPT एग्जाम के मैथ पोर्शन का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, 2 3s are 6 and 3 into x are 3x plus 3 2s are 6 and 2 into x are 2x is equal to 10। हमें हासिल होगा 5x is divided by 6 is equal to 10। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू हमें हासिल होगी 10 is multiplied by 6 is divided by 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1s are 5 and 5 2s are 10। तो हमें x की जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2 is multiplied by 6 जो कि बनता है 12। A new number is added in a series of numbers 3 4 4 5 6 and 8 such that average of series does not change. What is new added number? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि नंबर्स की एक सीरीज है 3 4 4 5 6 एंड 8, उसमें हमने एक नया नंबर ऐड किया है। अब उस सीरीज की जो एवरेज थी उस नए नंबर के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए वो नया नंबर कौन सा था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास वैल्यूज हैं 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय इनकी तादाद 1 2 3 4 5 और 6। तो इनका जो नंबर का सम आएगा वो आएगा 30 इज डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 5।
अब एक नया नंबर ऐड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि जब नया नंबर ऐड हुआ है तो उस सूरत में जो हमारे पास न्यू एवरेज आएगी वो आएगी सम ऑफ वैल्यूज। अब 6 नंबर्स का सम तो हमें पता था 30, प्लस जो नया नंबर आया वो हमें नहीं मालूम, तो उसको हम x लिखते हैं इज डिवाइडेड बाय। अब नंबर 6 थे, जब नया नंबर ऐड हो गया तो तादाद उनकी 6 से होगी 7। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है कि नए नंबर के ऐड होने से एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है जो नई एवरेज बनी थी वो 5 ही रहेगी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स इज डिवाइडेड बाय 7। हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। हमें हासिल होगा 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू 35 माइनस 30 और x हमें हासिल होगा 5 के। तो डियर स्टूडेंट्स वो नया ऐड होने वाला नंबर था 5। द कॉस्ट ऑफ k मीटर्स ऑफ लिनन क्लॉथ इज n रुपीज, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 10 मीटर्स ऑफ लिनन क्लॉथ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि लिनन के कपड़े के k मीटर्स टुकड़े की कीमत n रुपीज है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 10 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, k मीटर टुकड़े की कीमत जो है वो है n रुपीज, तो 1 मीटर टुकड़े की कीमत होगी n इज डिवाइडेड बाय k रुपीज। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि 10 मीटर कपड़े की कीमत कैलकुलेट करें, तो दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 is multiplied by 1 meter is equal to 10 is multiplied by n by k rupees। तो हमें वैल्यू हासिल होगी 10 मीटर is equal to 10n is divided by k rupees। A number is doubled and 9 is added. If the result is tripled, it becomes 75. What is number? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक नंबर को डबल किया और उसमें 9 ऐड कर दी, और जो जवाब आया उसको हमने ट्रिपल किया, तो हमें जो नंबर हासिल हुआ वो 75 था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो नंबर जिसे डबल किया गया था वो कौन सा था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो जो नंबर था वो था x। जब इस नंबर को डबल किया गया तो ये हो गया 2x, और इसमें 9 ऐड कर दिए गए। उसके बाद इस नंबर को ट्रिपल किया तो हमें जो रिजल्टेंट नंबर हासिल हुआ वो था 75। हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू हासिल होगी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 75 इज डिवाइडेड बाई 3। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 25 आर 75, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 25। 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9। 2x की वैल्यू हमें हासिल होगी 16 और x हमें हासिल होगा 16 इज डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 8। डियर स्टूडेंट, जो नंबर था वो था 8। इन अ ग्रुप ऑफ बफलोज एंड डक्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। व्हाट इज नंबर ऑफ बफलोज इन ग्रुप। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ग्रुप है जिसमें कुछ भैंसें और बतखें शामिल हैं। अगर टांगों की तादाद सरों की तादाद के 2 गुना से 24 ज्यादा हो, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इस ग्रुप में मौजूद भैंसों की तादाद कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ग्रुप में जो सरों की तादाद है वो है k। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो लेग्स की तादाद होगी वो सरों के 2 गुना से, तो सरों का 2 गुना होगा 2k, 24 ज्यादा है प्लस 24। अब हम सपोज करते हैं कि जो x हैं वो हैं डक्स और जो y हैं वो हैं बफलोज। अब डियर स्टूडेंट्स, बफलोज और डक्स
इन दोनों के पास सर तो एक एक ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1x प्लस 1y इज इक्वल टू, सरों की तो टोटल तादाद है k। इसको देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब बतखों के पास 2 टांगें होती हैं 2x, और भैंसों के पास 4, तो 4y इज इक्वल टू टांगों की तादाद, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमने एक्सट्रैक्ट की है। यह है 2k प्लस 24। इसको देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सिंप्लीफाई कर सकें हम। अब देखिए ये हमें हासिल होगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2k प्लस 24, और इक्वेशन 1 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। साइन चेंज होंगे, हमें हासिल होगा 2y इज इक्वल टू 24। अब यहां से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 24 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, और y हमने सपोज किया था नंबर ऑफ बफलोज को। सो नंबर ऑफ बफलोज इन ग्रुप होंगी 12। Among 200 people, 90 people like tea, 108 people like coffee, and 46 people like both tea and coffee. How many people like neither tea nor coffee? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 200 लोगों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 40 लोग वो हैं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 200 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम वो लोग ढूंढेंगे जिनको या तो चाय पसंद है या कॉफ़ी। तो वो हमें हासिल होगा इस फार्मूले से, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, या दूसरे अल्फाज में टी या कॉफ़ी, टी को पसंद करने वाले, कॉफ़ी को पसंद करने वाले, और इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चाय को लोग पसंद करते हैं वो हैं 90, प्लस जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं वो हैं 108, माइनस जो इन दोनों को पसंद करते हैं वो हैं 46। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सम हमें हासिल होगा 152। 200 लोगों में से 152 लोग हैं जिनको या तो चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 200 में से जब हम 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लोग हमें हासिल होंगे जिनको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी। तो ये लोग बनेंगे 48। An exterior angle of a triangle is 80 degrees and interior opposite angles are in ratio of 1:3. Measurement of each interior opposite angle is. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्रीज है। अगर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के दरमियान रेशो 1:3 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन ऑपोजिट एंगल्स को मेजर करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनके दरमियान रेशियो है 1:3। तो हम सपोज करते हैं कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल है 3x। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम होता है इक्वल एक्सटीरियर एंगल के। यानी कि एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल
सपोज किए हैं वो हैं x और 3x, तो इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए 80 डिग्रीज के। तो हमें हासिल होगा 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 इज डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 20 डिग्री, और 3x हमें हासिल होगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हैं 20 डिग्री और 60 डिग्री के इक्वल। Perimeter of equilateral triangle is 24 centimeter. What is the length of one side of triangle? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर 24 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। लेंथ ऑफ all three sides are equal. डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि एक साइड की जो लेंथ है वो है a। तो अगर एक साइड की लेंथ a है तो तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती हैं, तो बाकी दो साइड्स की लेंथ भी a होगी। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइडों का जो सम होता है वो पैरामीटर होता है ट्रायंगल का। तो तीनों साइडों का सम होगा a प्लस a प्लस a, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है 24 सेंटीमीटर। तो हमें हासिल होगा 3a इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू हासिल होगी, a इज इक्वल टू 24 इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका पैरामीटर 24 है उसके तीनों साइडों की लेंथ जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। A sum of money at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 years. What is the sum of money? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि पैसों की एक खास मिकदार पे जब सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है तो 3 सालों में वो रकम 815 रुपये हो जाती है और 4 सालों में वो रकम 854 रुपये। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए पैसों की वो मिकदार कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 4 साल बाद की जो अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 4 years, ये हमें हासिल होगी 3 साल बाद हासिल होने वाली अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इन 1 year। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 4 साल बाद जो हमें इंटरेस्ट अप्लाई होने के अमाउंट हासिल हुई है वो है 854 रुपये, और 3 साल बाद जो अमाउंट हासिल हुई थी वो थी 815, और इंटरेस्ट इन 1 year हमें नहीं मालूम। तो यहाँ से हम एक साल में जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो इंटरेस्ट इन 1 year ये इक्वल होगा 854 माइनस 815, तो ये अमाउंट हमें हासिल होगी 39 रुपीज़। तो अगर एक साल में इंटरेस्ट 39 रुपये है तो 3 सालों में ये होगा इंटरेस्ट इन 3 years, ये होगा 39 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये अमाउंट हमें हासिल होगी 117। अब डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट ये हमें हासिल होता है ओरिजिनल मनी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने
ओरिजिनल मनी कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिनल मनी हमें हासिल होगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 साल में जो अमाउंट बनी थी वो थी 815, और जो इंटरेस्ट अप्लाई हुआ था 3 साल में वो था 117, सॉरी। तो ओरिजिनल सम ऑफ मनी जिस पे ये इंटरेस्ट अप्लाई हुआ था आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें हासिल होगा 698। A farmer has some roosters and some buffaloes. If number of heads is 48 and number of feet is 140, then number of roosters is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ भैंसे हैं। अगर सरों की तादाद 48 हो और पाँव की तादाद 140 हो, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए किसान के पास कितने मुर्गे थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ रोस्टर्स ये हैं x और नंबर ऑफ बफलोज ये हैं y। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि रोस्टर और बफलो इन दोनों का सर एक ही होता है, यानी कि दोनों के पास एक एक ही सर होता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर सरों की तादाद 48 हो तो इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर पाँव की तादाद 140 हो तो हमें पता है कि मुर्गे के 2 पाँव होते हैं तो इसको लिखेंगे हम 2x, और भैंस के 4 पाँव होते हैं तो इसको लिखेंगे 4y। तो ये तादाद बनती है 140। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम 2 लेते हैं कॉमन, तो हमें हासिल होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। हमने इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दिया है। इसको देते हैं हम इक्वेशन 2 का नाम। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हासिल होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस y इज इक्वल टू 48। उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें हासिल होगा y इज इक्वल टू 22। अब y अगर 22 है तो क्वेश्चन 1 के मुताबिक x प्लस 22 इज इक्वल टू 48 बनेगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू हासिल होगी x इज इक्वल टू 48 माइनस 22, जो कि बनता है 26 के। तो डियर स्टूडेंट्स, x हमने सपोज किया था नंबर ऑफ रोस्टर्स, तो ये हैं 26, और y हमने सपोज किया था नंबर ऑफ बफलोज, नंबर ऑफ बफलोज, और ये हमने कैलकुलेट किया है 22। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 36। द स्मॉलर इंटीजर इज 60% स्मॉलर देन द लार्जर इंटीजर। व्हाट इज सम ऑफ टू इंटीजर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो इंटीजर्स का सम 36 है। अगर स्मॉलर इंटीजर लार्जर इंटीजर से 60% स्मॉलर हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन दो इंटीजर्स का सम क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो लार्जर इंटीजर है, जो लार्जर इंटीजर है वो है x, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो स्मॉलर इंटीजर है, जो स्मॉलर इंटीजर है वो लार्जर इंटीजर से 60% कम है। तो हम इसको लिख सकते हैं लार्जर इंटीजर माइनस 60% ऑफ लार्जर इंटीजर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने लार्जर इंटीजर x सपोज किया है तो स्मॉलर इंटीजर होगा
x माइनस 60% ऑफ x होगा 60x इज डिवाइडेड बाय 100। इसका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 100, 100 आर 100 and 100 into x आर 100x माइनस 100 1s आर 100 and 1 into 60x इज 60x। तो ये हमें हासिल होगा 40x इज डिवाइडेड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, लार्जर इंटीजर हमने सपोज किया था, वहां से हमने कैलकुलेट किया है स्मॉलर इंटीजर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा लार्जर इंटीजर जो हमने सपोज किया है x माइनस स्मॉलर इंटीजर जो हमने कैलकुलेट किया है 40x इज डिवाइडेड बाय 100। तो सेम उसी तरह एलसीएम लेंगे और उसके बाद जो हमें फाइनल वैल्यू हासिल होगी वो होगी 60x इज डिवाइडेड बाय 100 की। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो डिफरेंस है वो है 36। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 इंटू 10 आर 100 एंड 10 इंटू 6 आर 60। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 6x इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 36। तो 10 यहाँ डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें हासिल होगा 6x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी 360 इज डिवाइडेड बाय 6 जो कि बनता है 60। तो डियर स्टूडेंट्स, x लार्जेस्ट नंबर है, लार्जर नंबर है जो है 60। तो स्मॉलर जो होगा वो हमने कैलकुलेट किया था, स्मॉलर होगा 40x इंटू 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 60 क्योंकि x की वैल्यू 60 है इज डिवाइडेड बाय 100। तो 60 इंटू 40 आर 2400 इज डिवाइडेड बाय 100। तो 100 1s आर 100 एंड 100 24s आर 2400। तो अब हमें लार्जर भी मिल गया है, स्मॉलर भी मिल गया है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ इंटीजर्स। तो इन दोनों इंटीजर्स का सम होगा 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 84। The average of age of 5 children born at the interval of 2 years is 18 years. What is age of the youngest child? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5 बच्चे जिनकी पैदाइश में 2-2 साल का वक्फा है उनकी एवरेज एज 18 साल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटे बच्चे की एज क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं जो सबसे छोटा बच्चा है, जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, उसकी एज है x। उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसकी एज होगी x प्लस 2। उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चा है उसकी एज होगी x प्लस 4। जो फोर्थ बच्चा है उसकी एज होगी x प्लस 6 और जो फिफ्थ बच्चा है उसकी एज होगी x प्लस 8। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने एवरेज एज का जिक्र किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू sum of values is divided by number of values, यानी कि जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं उन सारों का सम, तो उसको डिवाइड करते हैं उन सारी वैल्यूज की तादाद पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे हैं 5 वैल्यूज। वो 5 वैल्यूज हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। ये इन 5 वैल्यूज का सम है, इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है वो है 5। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एवरेज एज पहले ही बता दी गई है जो कि है 18। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो सम बनेगा वो बनेगा 5x प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम 5 कॉमन लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 5। 5 यहाँ से कॉमन लिया था, 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा 5x प्लस 20 हासिल हो जाएगा। तो 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी 18 माइनस 4। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 14 के। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज है 14, उसके बाद 16, फिर 18, फिर 20 और फिर 22।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 27 के बताया गया है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में कंपेयर हो सकती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2x इज इक्वल टू 27 होता है 3 की पावर 3 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी x इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 2। Ali is 18th from either end of row. How many boys are in the row? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अली एक रो में खड़ा है, उस रो में वो 18वें नंबर पे है, चाहे रो को जिस तरफ से मर्जी काउंट किया जाए। यानी कि अगर रो को राइट साइड से काउंट किया जाए फिर भी वो 18वें नंबर पे है, अगर रो को लेफ्ट साइड से काउंट किया जाए फिर भी वो 18वें नंबर पे है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस रो में कितने लड़के खड़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं हम कि ये एक रो है, इसमें अली खड़ा हुआ है। अब आप इस रो को इस तरफ से गिने फिर भी वो 18वें नंबर पे है, और अगर इस रो को आप इस तरफ से गिने तो फिर भी ये 18वें नंबर पे है। तो इसका मतलब ये है कि रो के इस एंड से लेके अली तक 17 बच्चे हैं और रो के इस एंड से लेके अली तक इस तरफ भी 17 बच्चे हैं। तो 17 17 34 अली को मिला के टोटल बच्चे बनते हैं 35। तो टोटल बॉयज इन रो ये हैं 35। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सबा एंड निदा डू देयर असाइनमेंट्स टुगेदर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सबा एंड निदा इज 6:5। If Sabha takes 90 minutes to complete the assignment, then how much time does Nida requires to complete her assignment? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि सबा और निदा अपनी असाइनमेंट्स एक साथ लिखती हैं। जो टाइम उनको असाइनमेंट्स मुकम्मल करने में लगता है उसकी रेशियो 6:5 है। अगर सबा अपनी असाइनमेंट 90 मिनट्स में मुकम्मल करे तो बताइए निदा को अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि असाइनमेंट को मुकम्मल करने का जो टाइम है, टोटल टाइम, वो है x, और सबा जो टाइम लेगी असाइनमेंट को मुकम्मल करने में वो होगा 6 इज डिवाइडेड बाय 6 + 5 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। अब सबा का टाइम हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है जो कि है 90 मिनट्स। So 90 is equal to 6 is divided by 11 is multiplied by x। यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी, x is equal to 90 is multiplied by 11 is divided by 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 ones are 6 and 6 15s are 90। तो x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 15 is multiplied by 11। अब हम निदा का टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो निदा का टाइम होगा 5 is divided by 11 is multiplied by टोटल टाइम, जो कि हमने सपोज किया था x, और इसकी वैल्यू आई है 15 is multiplied by 11। 11 ones are 11, और निदा का जो टाइम होगा वो होगा 5 is multiplied by 15 is multiplied by 1, जो कि बनता है 75 मिनट। की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 4 आदमी एक पुल को 3, 7, 13 और 17 मिनट्स में अलग अलग क्रॉस कर सकते हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन चारों को कम से कम कितना टाइम लगेगा इस पुल को क्रॉस करने में अगर 2 आदमी एक वक्त में इस पुल को क्रॉस कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने हमें बताया हुआ है कि 2 आदमी एक पुल को एक ही वक्त में क्रॉस कर सकते हैं, तो उस सूरत में हम सबसे पहले 7 मिनट और 17 मिनट में जो पुल क्रॉस करते हैं लोग, उनको पुल पे क्रॉस करने का मौका देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 मिनट गुजरने के बाद एक आदमी पुल क्रॉस कर जाएगा और दूसरा ये जो 17 मिनट वाला है इसको पुल क्रॉस करने में बचेंगे 10 मिनट। अब हम इसके बाद 13 मिनट वाला
आदमी पुल पे रवाना करेंगे और 10 मिनट के गुजरने के बाद दूसरा आदमी भी पुल क्रॉस कर जाएगा और जो 13 मिनट जिस आदमी को लगते हैं पुल क्रॉस करने में, उसको पुल क्रॉस करने में लगेंगे 3 मिनट। अब उसके बाद आखिर में हम 3 मिनट वाला बंदा पुल पे रवाना करेंगे और 3 मिनट्स के बाद ये दोनों भी पुल क्रॉस कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम टाइम जो है पुल क्रॉस करने में वो लगेंगे इन तीनों टाइम्स का सम, जो कि बनता है 20 मिनट्स। Ali runs for 480 meters at speed of 4 meters per second. He gets tired and rests for 10 minutes. He run again 300 meters at the speed of 5 meters per second and finishes the race. How many minutes did he take to finish the race? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अली एक रेस में 480 मीटर्स का फासला 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है। उसके बाद वो थक जाता है और 10 मिनट की रेस्ट करता है। रेस्ट के बाद वो दोबारा 300 मीटर्स का फासला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है और रेस को ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसको ये पूरी रेस ख़त्म करने में कितना टाइम लगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम हमें हासिल होगा डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड। अब अली अपनी रेस का पहला हिस्सा 480 मीटर का फासला 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तय करता है, तो ये जो टाइम इस पे लगेगा वो होगा 120 सेकेंड। और जब हम 120 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिनट्स में हासिल होगा, ये होंगे 2 मिनट्स। इसी तरह रेस का जो दूसरा हिस्सा था उसके मुताबिक जो टाइम बनेगा वो होगा 300 मीटर का फासला था और स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये फासला होगा, ये टाइम होगा 60 सेकेंड, जो कि इक्वल होता है 1 मिनट के। जो टोटल टाइम इस रेस को फिनिश करने में लगा वो होंगे 2 मिनट्स प्लस 10 मिनट की रेस्ट प्लस 1 मिनट, तो ये टाइम होगा 13 मिनट्स। A, B and C competing in a 100-meter race. A beats B by 100 meter and beats C by 16 meters. In a race of 225 meters, B will beat C by how many meters? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A, B और C 100 मीटर रेस में हिस्सा लेते हैं। A B को 10 मीटर से जबकि C को 16 मीटर से हराता है। अगर 225 मीटर की रेस में ये तीनों हिस्सा लें तो बताइए बी सी को कितने मीटर से शिकस्त देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जब ए 100 मीटर्स की दौड़ मुकम्मल करता है तो उस वक्त जो बी है वो 90 मीटर्स पे होता है। तो डियर स्टूडेंट, उस सूरत में ए और बी के दरमियान जो रेशो होगी वो होगी 100:90। इसी तरह जब ए 100 मीटर रेस मुकम्मल करता है तो जो सी है उस वक्त 16 मीटर पीछे यानी कि 84 मीटर पे होता है। तो यहाँ पे ए और सी की जो रेशो होगी वो होगी 100:84। डियर स्टूडेंट्स, ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाई 90 और इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं
A by C is equal to 100 is divided by 84। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखिए B by C हमें हासिल होगा B by A को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A by C के साथ, तो यहाँ A से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा B by C। तो B by A की वैल्यू होगी 90 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय A by C की वैल्यू है 100 इज डिवाइडेड बाय 84। तो 100 से कैंसिल आउट हो गया, तो B by C हमें हासिल होगा 90 इज डिवाइडेड बाय 84। तो डियर स्टूडेंट्स, B रेशो C हमारे पास वैल्यू आएगी 90:84। इसका मतलब ये है कि जब B 90 मीटर्स कवर कर चुका होगा तो उस वक्त जो C है वो 84 मीटर्स पे होगा। तो जब B 225 मीटर कवर कर चुका होगा तो तब C जो होगा वो कवर करेगा 84 इज डिवाइडेड बाय 90 इज मल्टीप्लाइड बाय 225। डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 15s आर 90 एंड 6 14s आर 84। 15 ones are 15 and 15 15s are 225। तो जो C फासला तय करेगा वो होगा 14 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 210 मीटर। सो B जो होगा वो बीट करेगा C को। B बीट्स C बाय 225 minus 210 is equal to 15 meter. In a competitive exam, each correct answer gets 3 points and each wrong gets 1 point deducted. If a student scores 220 from 140 questions, how many answers were wrong? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक दुरुस्त जवाब के 3 नंबर हैं जबकि एक गलत जवाब का 1 नंबर कट जाता है। अगर एक स्टूडेंट 220 नंबर लेता है 140 क्वेश्चन में से, तो बताइए उसने कितने सवाल गलत किए। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जिन सवालों के जवाब दुरुस्त दिए गए हैं उनकी तादाद है x और जिन सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं उनकी तादाद है y। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक दुरुस्त और गलत टोटल सवाल जो हैं वो मिला के बनते हैं 140। अब स्टूडेंट जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं 220। इसका मतलब ये है कि 3 नंबर जो दुरुस्त सवाल के थे 3 into x माइनस जो एक नंबर डिडक्ट होगा तो 1 into y, टोटल मिला के बने हमारे पास 220 मार्क्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 4x इज इक्वल टू 360। इसी तरह हमें वैल्यू हासिल होगी x इज इक्वल टू 360 इज डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 90। तो x प्लस y इज इक्वल टू 140 है, तो यहां से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 140 माइनस x, 140 माइनस 90। तो y की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 50। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने पेपर में 50 सवाल गलत सॉल्व किए। इन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 million, A's शेयर इज 20%, B's शेयर इज 40% ऑफ A's शेयर। व्हाट इज शेयर ऑफ B? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 10 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट में
ए का शेयर 20% है और बी का शेयर ए के शेयर का 40%। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी का शेयर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ए का शेयर होगा वो है 20% ऑफ 1 मिलियन। ये हमें हासिल होगा 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन इज डिवाइडेड बाय 100। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 2 लाख। अब जो बी का शेयर है वो ए के शेयर का 40% है। सो बी शेयर होगा 40 is multiplied by 2 lakh is divided by 100। तो बी का शेयर बनेगा 80,000। There are 108 books placed in 3 different shelves of library. There are twice as many books in history and English combined as there in physics shelf, and twice as many in physics shelf as in English. How many books are in history shelf? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक लाइब्रेरी में 3 बुक शेल्व्स हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स की। इन तीनों बुक शेल्व में 108 किताबें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि हिस्ट्री और इंग्लिश के शेल्व में पड़ी हुई किताबों की जो टोटल तादाद है वो फिजिक्स के शेल्व में पड़ी हुई किताबों की तादाद का 2 गुना है। इसी तरह जो फिजिक्स के शेल्फ में पड़ी हुई किताबों की तादाद है वो इंग्लिश के शेल्फ में पड़ी हुई किताबों की तादाद का 2 गुना है। इसके अलावा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए हिस्ट्री शेल्फ में पड़ी हुई किताबों की तादाद कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश इन तीनों बुक शेल्फ में पड़ी हुई बुक्स की टोटल तादाद है 108। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हिस्ट्री और इंग्लिश की जो बुक शेल्व्स हैं इनमें जो बुक्स पड़ी हुई हैं इनका जो सम है वो फिजिक्स की बुक शेल्फ में पड़ी हुई किताबों का 2 गुना है। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 2p। इसको हम देते हैं इक्वेशन ए का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक फिजिक्स के बुक शेल्फ में जो किताबें हैं वो इंग्लिश की बुक शेल्फ में पड़ी हुई किताबों का 2 गुना है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2e। तो हम सपोज करते हैं कि इंग्लिश के जो बुक शेल्फ है उसमें जो बुक्स की तादाद है वो है x। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब हमें E और P की वैल्यू मिल चुकी हैं जो हमने सपोज की थी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा h प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x। h इज इक्वल टू 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x। इन तीनों वैल्यूज को हम h प्लस p प्लस p e h प्लस p प्लस e इज इक्वल टू 108 की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो h है हमारे पास 3x प्लस p है हमारे पास 2x प्लस e है हमारे पास x। तो इन तीनों का जो सम है वो बनता है 108। इसको लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू 108। यहाँ से x की वैल्यू हम हासिल करेंगे 108 इज डिवाइडेड बाय 6 जो कि सिंप्लीफाई होके बनेगी 18। तो डियर स्टूडेंट्स, x जो था वो हमने सपोज किया था इंग्लिश के शेल्फ में पड़ी हुई किताबें, तो ये हैं 18 और जो p था वो था 2x। तो फिजिक्स के शेल्फ में पड़ी हुई किताबें हैं 2 इंटू 18
इज इक्वल टू 36 और हिस्ट्री की जो बुक शेल्फ है इसमें जो पड़ी हुई किताबें हैं वो हैं 3x, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 18, तो 3 इंटू 18 हमें हासिल होगा 54 के। In 2021, the cost of ticket of cricket match was rupees 600. This was 20% more than the ticket cost in 2020. What was the cost of ticket in 2020? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 2021 में एक क्रिकेट मैच का टिकट 600 रुपये है, जो कि 2020 में टिकट की कीमत का 20% ज़्यादा है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 2020 में टिकट की कीमत कितनी थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 20% ज़्यादा का मतलब होगा 120%। तो अगर 120% 600 हो तो 100% होगा 600 is divided by 120 is multiplied by 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 ones are 12 and 12 50s are 600, 50 into 5s are 500। तो डियर फ्रेंड्स, टिकट की कॉस्ट 500 रुपीज थी 2020 में। इन अ ग्रुप ऑफ 26 स्टूडेंट्स, 21 लाइक्स फुटबॉल एंड 14 स्टूडेंट्स लाइक्स क्रिकेट। व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 26 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 21 स्टूडेंट्स फुटबॉल को लाइक करते हैं, जबकि 14 स्टूडेंट्स क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कितने स्टूडेंट्स इन दोनों स्पोर्ट को पसंद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, ए यूनियन बी इक्वल होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये रूल यहां पे हम अप्लाई करेंगे। फुटबॉल और क्रिकेट, ये होगा जो फुटबॉल को पसंद करते हैं स्टूडेंट्स प्लस जो क्रिकेट को पसंद करते हैं स्टूडेंट्स माइनस वो स्टूडेंट्स जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फुटबॉल यूनियन क्रिकेट लिखा हुआ है ये है टोटल स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टोटल स्टूडेंट्स है 26 इज इक्वल टू फुटबॉल को लाइक करने वाले हैं 21 प्लस क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं 14 माइनस बोथ को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद हमें नहीं पता, तो हम इसको लिख सकते हैं बोथ इज इक्वल टू 21 प्लस 14 माइनस 26। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों खेलों को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद होगी 9। The sum of three consecutive odd numbers is 105. What is the smallest number? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 लगातार ऑड नंबर्स का सम 105 है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो 3 नंबर हैं x, x प्लस 2 और x प्लस 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन तीनों का जो सम है वो है 105। इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें हासिल होगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 105। सो 3x इज इक्वल टू 105 minus 6, 3x is equal to 99। यहाँ से x की वैल्यू हासिल होगी, x is equal to 99 is divided by 3, तो x हमें हासिल होगा 33। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तीनों कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे 33, 35
और 37, और इनमें से सबसे छोटा नंबर है 33. Two trains, each of length 150 meters, are running in opposite direction with the same speed. If they cross each other in 15 seconds, then what are speeds of those trains? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो ट्रेनें जिनकी लेंथ इक्वल है 150 मीटर, वो सेम स्पीड के साथ एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जा रही हैं. अगर वो एक दूसरे को 15 सेकंड में क्रॉस करती हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उन दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम सपोज करते हैं कि जो ट्रेन 1 की स्पीड है वो है x. अगर ट्रेन 1 की स्पीड x है तो ट्रेन 2 की भी स्पीड x ही होगी. अब वो ट्रेनें एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, रिलेटिव स्पीड वो होगी इन दोनों ट्रेन की स्पीड का सम, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. अब ट्रेन की जो लेंथ है वो है 150 प्लस 150, क्योंकि दोनों ट्रेन जो हैं वो सेम लेंथ की हैं, इज इक्वल टू 300 मीटर. अब डियर स्टूडेंट, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड जो है वो है 2x इज इक्वल टू लेंथ जो है वो है 300 मीटर इज डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो है 15 सेकेंड्स की ट्रेन 15 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. तो हमें हासिल होगा 2x इज इक्वल टू 300 इज डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकेंड. हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 300 इज डिवाइडेड बाय 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड. तो 15 2s आर 30 and 30 10s आर 300. x हमें हासिल होगा 10 मीटर पर सेकेंड. अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम सिंपली 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 इज डिवाइडेड बाय 5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें हासिल हो जाएगी. तो 5 1s आर 5, 5 2s आर 10. तो x हमें हासिल होगा 18 2s आर 36 किलोमीटर पर आवर. चूंकि दोनों ट्रेनों की स्पीड सेम है तो दोनों ट्रेनें 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रही हैं. A train 140 meter long is traveling at 144 kilometer per hour. It crosses under a wide bridge of 20 meter. How much time in seconds will be taken by train to cross the bridge? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक 140 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर है वो एक 20 मीटर चौड़े ब्रिज के नीचे से गुजरती है. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन को उस 20 मीटर के ब्रिज के नीचे से गुजरने में कितने सेकंड लगेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो ट्रेन की स्पीड है वो है 144 किलोमीटर पर आवर. अब हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से, तो स्पीड हमें मीटर पर सेकंड हासिल होगी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 18 1s आर 18 एंड 18 8s आर 144 एंड 8 इंटू 5 आर 40 मीटर पर सेकेंड. ये थी ट्रेन की स्पीड. अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन ने जो डिस्टेंस तय करना है वो है ट्रेन की अपनी लेंथ 140 प्लस ब्रिज की विड्थ 20, तो ये हमें हासिल होगा 160 मीटर. डियर स्टूडेंट्स, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम. अब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो t इज इक्वल टू, डिस्टेंस है 160 मीटर, इज डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 160 इज डिवाइडेड बाय 40 इज मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इज डिवाइडेड बाय मीटर। and 1s are 1 and 40 1s are 40 and 40 4s are 160। सो हमें जो टाइम हासिल होगा वो होगा 4 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक हम गिव को लिख सकते हैं 5 1 इन साइंस की मदद से। इसी तरह हम फेल को लिख सकते हैं इन साइंस की मदद से। इसका मतलब ये है कि G रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, V रिप्रेजेंट करता है इस साइन को और E रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइन को। इसी तरह फेल के भी अल्फ़ाबेट्स इन नंबर्स और साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए लीफ को कैसे लिखेंगे। सो L E A F। अब देखिए L जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है 9 से, हम यहाँ पे लिखते हैं 9। E रिप्रेजेंट हो रहा है कॉपीराइट के साइन से, तो इसको हम लिख देते हैं E का साइन। A रिप्रेजेंट हो रहा है 2 से, हम उसको लिखते हैं 2। और F जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है परसेंटेज के साइन से, तो इसको हम परसेंटेज का साइन लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें हासिल होगा 19x प्लस 19y प्लस 17 इज इक्वल टू माइनस 19x प्लस 19y माइनस 21। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 19x प्लस 19y प्लस 17 प्लस 19x माइनस 19y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 19x प्लस 19x प्लस 17 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 38x प्लस 38 इज इक्वल टू 0। 38 हम कॉमन ले लेते हैं, हमें हासिल होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमें हासिल होगी -1। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस दी गई हैं और इनमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 के मुताबिक x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम x की वैल्यू हासिल करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 3। अब इस x की वैल्यू को हम x स्क्वायर y माइनस 2y इज इक्वल टू 42 में पुट करेंगे, तो हमें हासिल होगा 3 स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 42। हम इसको लिख सकते हैं 9y माइनस 2y इज इक्वल टू 42। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 7y इज इक्वल टू 42 और यहाँ से हमें y की वैल्यू हासिल हो जाएगी। y की वैल्यू होगी 42 इज डिवाइडेड बाय 7। सो y की वैल्यू हमें हासिल होगी
6k। और डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 3। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन की दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3x क्यूब में से 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करने का कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स होगा 5x स्क्वायर प्लस 25xy प्लस 15x क्यूब। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 10x क्यूब। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमें फाइनल रिजल्ट हासिल होगा 3x स्क्वायर प्लस 31xy प्लस 5x क्यूब। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. How A is related to D? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A B की सिस्टर है, जबकि C जो है वो B की मदर है, और D जो है वो C के फादर हैं। इसी तरह E जो है वो D की मदर हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है A और D का आपस में क्या रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो A है वो सिस्टर है B की। इसी तरह C जो है वो A की मदर है। अब जो D है वो C यानी कि A की मदर के फादर हैं। ये है D। और जो E है वो मदर है फादर की। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि A और D की क्या रिलेशनशिप है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो D हैं वो A की मदर के फादर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो D होंगे वो A के ग्रैंडफादर होंगे। The sum of the ages of 6 children born at the interval of 2 years is 60 years. What is the age of youngest child? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 6 बच्चों की उम्रों का मजमूआ 60 साल है। ये बच्चे 2 साल के इंटरवल में पैदा हुए। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि 6 बच्चे जिनकी उम्रों में 2-2 साल का फर्क है, उनकी एजेस हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उनकी एजेस का जो सम है वो है 60 ईयर्स। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 6x प्लस
30 इज इक्वल टू 60। हम इसको लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू 60 माइनस 30। तो हमें हासिल होगा 6x इज इक्वल टू 30, और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू हमें हासिल होगी 30 इज डिवाइडेड बाय 6, सो x इज इक्वल टू 5 years, और यही सबसे छोटे बच्चे की एज है। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0। एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 20 नंबर की एवरेज 0 है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स 0 से ग्रेटर होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, एवरेज के लिए हमें सम ऑफ नंबर्स हासिल होना जरूरी है। सम ऑफ नंबर्स, एवरेज तभी 0 होगी जब सम ऑफ नंबर्स जो है वो 0 होगा। और अगर हमारे पास 20 नंबर्स हैं और 20 में से 19 नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, 19 नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, और एक नंबर जो है वो इतना बड़ा है नेगेटिव में कि अगर इन 19 पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करें तो जो नंबर हासिल हो वो जो अकेला नंबर नेगेटिव हो उस सम के बराबर हो। मिसाल के तौर पर फर्ज करें 19 नंबर्स जो हैं उनका जो सम है वो हो 50, और एक अकेला नंबर -50 हो, तो तब भी सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि 20 नंबर में से ज्यादा 19 नंबर अगर पॉजिटिव हों, ग्रेटर देन 0 हों, तो तब भी एवरेज 0 होगी। If a train runs 80 km per hour, how many kilometers will it cover in 8 hours? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर एक ट्रेन एक घंटे में 80 किलोमीटर का फासला तय करती है तो बताइए 8 घंटों में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपली आंसर है 80 is multiplied by 8 is equal to 640 kilometer. If radius of a circle increases 4 times, then its area increases. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 4 गुना बढ़ जाए तो बताइए उसके एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि फर्ज करें जो सर्कल का रेडियस था वो था 10। एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 100 पाई। अब जो एरिया है सर्कल का उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर रेडियस 4 गुना बढ़ जाए, यानी कि रेडियस जो है वो 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 40 हो जाए। उस सूरत में एरिया का जो फार्मूला होगा वो तो रहेगा सेम, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा पाई इंटू 40 का स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं 1600 पाई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि जो एरिया है उसमें 16 टाइम्स इजाफा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से हम x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी a प्लस 3b माइनस a प्लस 2b। उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू a प्लस 3b माइनस a माइनस 2b। ए से कट जाएगा तो हमें हासिल होगा x प्लस वाई इंटू 3b माइनस 2b, तो हमारे पास बचेगा b। A man sold his bike for rupees 24,000 and earned 20% profit. What was original price of the bike?
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने अपना बाइक 24,000 रुपये में बेचा और उसमें उसको 20% मुनाफा हासिल हुआ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बाइक की ओरिजिनल प्राइस क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि बाइक की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 100%। तो डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल प्राइस 100% प्लस जो उसको 20% मुनाफा हुआ, ये टोटल मिला के बना 24,000। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि 120% जो था वो था 24,000। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 100% की वैल्यू हमें हासिल होगी 24,000 इज डिवाइडेड बाय 120 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। So 120 ones are 120 and 120 into 200 are 24,000। तो डियर स्टूडेंट, जब 200 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100% की वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 20,000। और 100% हमने सपोज किया था ओरिजिनल प्राइस। डियर स्टूडेंट्स, बाइक की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 20,000। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।